तो फोटोसिंथेसिस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे हम इसमें साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ने वाले हैं। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के स्थल कौन से हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के स्थल में, प्रकाश संश्लेषण का स्थल क्या है सब जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण का स्थल होता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट वर्ड किसने दिया था? क्लोरोप्लास्ट वर्ड दिया था शिम्पर ने 1863 में। क्लोरोप्लास्ट वर्ड किसने दिया? शिम्पर 1863 में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का स्थल क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट शब्द किसने दिया? शिम्पर ने। और स्वतंत्र रूप से ये हरे पादपों में उनके साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के स्थल हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि प्रकाश साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट शब्द किसने दिया? शिम्पर ने 1863 में दिया था, याद रखना। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है यानी प्रकाश संश्लेषण के स्थल हैं। और हरे पादपों में उनके साइटोप्लाज्म में, ठीक है, स्वतंत्र उपस्थित, यानी हरे पादपों में उनके साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से उपस्थित होते हैं क्या? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा व कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण, O2 की विमुक्ति, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन। ठीक है, देखिए इसके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, इसमें होने वाली क्रियाएं, इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, यानी इसको हम एक इस तरह से पढ़ रहे हैं ताकि ये हमारे लिए थोड़ी सी आसान हो जाए याद करने में, ध्यान रखने में। तो इसमें होने वाली क्रियाएं कौन कौन सी हैं? इनमें होने वाली क्रियाएं हैं प्रकाश ऊर्जा व CO2 का, प्रकाश ऊर्जा व CO2 का, CO2 का क्या है? सिंथेसिस। ठीक है, CO2 का सिंथेसिस, प्रकाश ऊर्जा और CO2 का सिंथेसिस। इसके बाद O2 की विमुक्ति और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन। O2 की विमुक्ति व कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन। ठीक है, क्लियर। और इसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका स्टार्च में परिवर्तन, ये इसी को ही हम कहते हैं CO2 का अपचयन। यानी ये सभी जो रासायनिक क्रियाएं हैं वो प्रकाशमान क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। प्रकाश ऊर्जा ATP प्लस NADPH2 का निर्माण। ठीक है, ये सारी क्रियाएं कहाँ होती हैं? क्लोरोप्लास्ट में होती हैं। क्लियर। तो प्रकाश ऊर्जा ATP और NADPH2 का निर्माण, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण, ऑक्सीजन की विमुक्ति, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन, ये सारी प्रक्रिया कहाँ होती है? प्रकाशमान क्लोरोप्लास्ट में होती हैं। ठीक है, ये तो बात हुई इनकी क्रियाओं की। और आगे इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? और आगे इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये बनते कैसे हैं? ये प्रोटोप्लास्टिड से बनते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लास्टिड से उत्पन्न, ठीक है, प्रोटोप्लास्टिड से उत्पन्न छोटे अपरिपक्व और कलरलेस प्लास्टिड से बनते हैं। सॉरी, ये दोबारा से देखेंगे। ये खुद क्या है? प्रोटोप्लास्टिड है। ठीक है, खुद क्या है? प्रोटोप्लास्टिड है। ये प्रोटोप्लास्टिड छोटे अपरिपक्व व रंगहीन प्लास्टिड से बनते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट बनते किससे हैं? ये बनते हैं छोटे रंगहीन
प्लास्टिड से, जो कि कैसे हैं, अपरिपक्व हैं। और प्लास्टिड किससे बनते हैं? प्लास्टिड अनिषेचित अंडे से बनते हैं। ठीक है, प्लास्टिड किससे बनते हैं? अनिषेचित अंडे से बनते हैं। तो सीड जर्मिनेशन के बाद तना और पत्तियों के निर्माण के समय ये प्रोटोप्लास्टिड किस में कन्वर्ट हो, या प्रोप्लास्टिड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये कन्वर्ट हो जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ हमें ये भी ध्यान रखना है कि सीड जर्मिनेशन के बाद तने व पत्तियों के निर्माण के समय ये प्रोप्लास्टिड, प्रोटो नहीं प्रोप्लास्टिड, ठीक है, ये प्रोप्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट में बदल जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में बदल जाते हैं, क्योंकि ये अब परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट का निर्माण किससे हुआ है? प्लास्टिड से हुआ है। प्लास्टिड का निर्माण किससे हुआ है? अनिषेचित अंडे से हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से प्रोप्लास्टिड आगे जब सीड जर्मिनेशन, जब बीज अंकुरण होगा, उस वक्त तने और पत्तियों के निर्माण के समय ये प्रोप्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये तो बात हुई इसके निर्माण की। अब बात करते हैं ये कहाँ कहाँ या इसकी संख्या क्या है। देखिए, क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल कोशिकाओं में सामान्यतः प्रत्येक मीजोफिल कोशिका में अगर हम बात करें तो प्रत्येक मीजोफिल सेल में कितने होते हैं? ये 30 से 40 की संख्या में। ठीक है, प्रत्येक मीजोफिल कोशिका में ये कितने होते हैं? 30 से 40 की संख्या में होते हैं। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस के बाद, यानी केंद्रक के बाद, ये पादप कोशिका में केंद्रक के बाद सबसे बड़ा अंगक होता है। न्यूक्लियस के बाद पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंगक, ठीक है, पादप कोशिका में सबसे बड़ा अंगक क्या है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के बाद क्या है? न्यूक्लियस के बाद है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसके बाद जो इनकी उपस्थिति है, अगर उसकी बात की जाए तो कवकों BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, शैवाल जो है नील हरित शैवाल, वह कुछ जीवाणुओं को छोड़कर सभी BGA व कुछ बैक्टीरिया को छोड़कर सभी पादप या सभी जीवों में, सभी पादप कोशिकाओं में, ऐसे लिखेंगे, पादप कोशिकाओं में। ठीक है, या सभी पादपों में भी लिख सकते हैं हम, यानी जितने भी हरे पादप हैं, ऐसे लिख दे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, सभी हरे पादपों में। ठीक है, इस तरह से। कवकों में नहीं होते, कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये मृतकोशी होते हैं, जो मृतोपजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, क्रोमेटोफोर होते हैं। ठीक है, जो कि कलर्ड होते हैं, यानी जो रंगीन क्रोमेटोफोर हैं वो पाए जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में, जैसे नोस्टोक है, ओसिलेटोरिया है। और बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। तो इस तरह से कवकों, BGA और कुछ बैक्टीरिया को छोड़कर बाकी सभी हरे पादपों में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया इनका जो हैबिटेट है, वो आवास। अब अगर हम इसके आकृति की बात करें तो अंडाकार, गोलाकार, ठीक है, अंडाकार भी होते हैं, गोलाकार भी होते हैं, डिस्कॉइड भी होते हैं। डिस्कॉइड यानी बिंबाक, डिस्क नुमा संरचना, डिस्कॉइड भी पाए जाते हैं। इसके अलावा एलिप्टिकल भी होते हैं, एलिप्टिकल यानी दीर्घाकार या दीर्घवृत्ताकार, ये होते हैं इलेप्टिकल। ठीक है,
क्लियर? यानी आकृति में अंडाकार भी होते हैं, गोलाकार भी होते हैं, दीर्घाकार भी होते हैं और बिंबाभ भी होते हैं। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट का जो आकार है या हम लंबाई की बात करें तो ये होती है 8 से 10 म्यू माइक्रोन, 8 से 10 म्यू माइक्रोन। और मोटाई की बात की जाए तो मोटाई होती है 1 से 3 म्यू। यानी ये तो हो गई लंबाई और ये हो गई मोटाई। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैंने आपको जो मूल बातें थी वो सारी मैं आपको बता चुका हूँ। क्लोरोप्लास्ट के बारे में एक बार फिर से मैं आपको थोड़े से शब्दों में बता देता हूँ कि क्लोरोप्लास्ट शब्द सिम्पर ने दिया था। क्लोरोप्लास्ट सभी हरे पादपों में पाया जाता है, कुछ जीवाणुओं को छोड़कर, इसके अलावा बीजीय और कवकों को छोड़कर सभी हरे पादपों में ये पाया जाता है। और हरे पादपों में ये उनके साइटोप्लाज्म में, जो कोशिकाएं उनकी साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से उपस्थित होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के स्थल होते हैं। इनका निर्माण एक प्रोप्लास्टिड से होता है, यानी प्लास्टिड से होता है, जो कि आकृति में छोटा होता है, अपरिपक्व होता है। ठीक है, और जब सीड जर्मिनेशन होता है उस दौरान ये प्रोप्लास्टिड किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में बदल जाते हैं। प्रोप्लास्टिड या प्लास्टिड कहाँ से बनेगा? प्लास्टिड बनता है अनिषेचित अंडे से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब क्लोरोप्लास्ट में होने वाली क्रियाएं कौन कौन सी हैं? क्लोरोप्लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है, प्रकाश ऊर्जा का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है, ऑक्सीजन की विमुक्ति होती है। ठीक है, यानी ऊर्जा का निर्माण इसके अंदर मूल रूप से होता है। प्लास्टिड के बाद अगर हम इसमें पत्तियों की मीजोफिल कोशिकाओं में संख्या की बात करें तो प्रत्येक मीजोफिल कोशिकाओं में इनकी संख्या 30 से 40 हो सकती है। इसके अलावा पादप कोशिका में न्यूक्लियस यानी केंद्रक के बाद क्लोरोप्लास्ट सबसे बड़ा अंगक होता है। आकृति में ये दीर्घाकार, गोलाकार, अंडाकार या डिस्कोइड हो सकता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट की अगर लंबाई की बात की जाए तो 8 से 10 म्यू और मोटाई होती है 1 से 3 म्यू। ये तो हमने क्लोरोप्लास्ट की कुछ सामान्य बातें देखी हैं। अब हम केमिकल पोजीशन देखेंगे क्लोरोप्लास्ट की। केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की रसायन जो संघटक क्या है, रासायनिक संघटक क्लोरोप्लास्ट का क्या क्या है? तो देखिए, इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन होती है 40 से 50% तक। कितनी होती है? 40 से 50% तक होती है। इसके अलावा फास्फोलिपिड होती है। फास्फोलिपिड ये कितनी है? फास्फोलिपिड पाई जाती है इसमें 25 से 30%। 25 से 30% क्या है? फास्फोलिपिड है। क्लोरोप्लास्ट में उसके रासायनिक संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रोटीन है 40 से 50%, फास्फोलिपिड है 25 से 30% और क्लोरोफिल कितना है? क्लोरोफिल होता है 5 से 10%। तो क्लोरोफिल की मात्रा क्लोरोप्लास्ट में कितनी है? 5 से 10% होती है। ठीक है, इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। कैरोटीनॉइड्स, ठीक है, कैरोटीनॉइड्स दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जेंथोफिल और दूसरे होते हैं कैरोटीन। ठीक है, ये पाए जाते हैं 1 से 2%। अब 1 से 2% का भी 75% यानी 75% तो क्या होते हैं? जेंथोफिल होते हैं। कितने होते हैं? जेंथोफिल 75% और 25% पाए जाते हैं इसके अंदर कैरोटीन। यानी दोनों मिलकर 1 से 2% कहाँ होते हैं? कैरोटीनॉइड के रूप में क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे राइबोसोम। राइबोसोम इसमें 70S प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 70S प्रकार का राइबोसोम इसके अंदर पाया जाता है। और इसके अलावा आरएनए होता है इसमें 5%। क्लोरोप्लास्ट में आरएनए की मात्रा कितनी है? 5% होती है। तो इसमें देखिए, ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ये इसके मुख्य रासायनिक संघटक है। ठीक है,
प्रोटीन 40 से 50%, फास्फोलिपिड 25 से 30%, क्लोरोफिल 5 से 10%, कैरोटीनॉइड 1 से 2%, जिसमें 75% तो होती हैं ज़ैंथोफिल और 25% होती है कैरोटीन, यानी कि 3:1 में होती है। ठीक है। राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, आपको ये याद रखना है। और आरएनए कितना है? 5% हो, आरएनए की मात्रा कितनी है? 5%। अब इनके अलावा भी क्लोरोप्लास्ट में और भी संगठक पदार्थ पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं? जैसे डीएनए पाया जाता है, एंजाइम्स पाए जाते हैं, डीएनए भी हैं और एंजाइम भी हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। कौन से? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कौन कौन से हैं? फेरस, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम और जिंक। फेरस, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम और जेड यानी कि जिंक, ये इसमें पाए जाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये अंश मात्र होते हैं, अंश मात्र मतलब बहुत ही थोड़ी सी मात्रा इनके अंदर इनकी पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा इसमें और क्या क्या है? इसके अंदर क्विनीन पाई जाती हैं, क्विनोन। ठीक है। क्विनोन पाया जाता है, फ्लेविन है, टोकोफेरोल है। क्विनोन, टोकोफेरोल ये वर्णक हैं। ठीक है। फ्लेविन, ये फ्लेविन। ठीक है। फ्लेविन क्या है? ज़ैंथोफिल होता है। और इसके अलावा लिपोप्रोटीन प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, लिपोप्रोटीन प्रकार की प्रोटीन, लिपोप्रोटीन प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है। और क्या क्या होता है इसके अंदर? और इसके अंदर होता है इनोसिटोल भी पाया जाता है। और इसके अलावा फास्फोटाइडिल ग्लिसरॉल, ये सब क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें और क्या क्या है? और इसमें है फास्फोलिपिड। ठीक है। ये तो बात हो गई इसमें इनकी प्रोटीन की। अब आगे हम बात करेंगे एंजाइम कौन कौन से हैं। इनके अंदर एंजाइम कौन कौन से हैं? क्लोरोप्लास्ट में एंजाइम जो मैंने बताया था कि एंजाइम पाए जाते हैं, तो एंजाइमों में अगर हम देखें तो एंजाइम में पाया जाता है डीएनए पॉलीमरेज के साथ आरएनए पॉलीमरेज भी होता है। और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एंजाइम पाए जाते हैं, डीएनए पॉलीमरेज, इसके अलावा आरएनए पॉलीमरेज, और इसके अलावा एंजाइम्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता ही यही है, इसलिए एंजाइम भी यहीं पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के डीएनए में पुनरावर्ती और प्रोटीन संश्लेषण की क्षमता होती है। वह प्रोटीन संश्लेषण की क्षमता होती है। ठीक है। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है, वहाँ पर जो डीएनए पाया जाता है उसको एम्प्टी डीएनए कहते हैं। ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के डीएनए में पुनरावृत्ति हो सकती है और इससे प्रोटीन का निर्माण भी हो सकता है, और यही लक्षण इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन की संज्ञा देते हैं। और इसीलिए इसे सेमी ऑटोनोमस यानी अर्ध स्वायत्त अंगक, हिंदी में कहते हैं अर्ध स्वायत्त अंगक। ठीक है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहा जाता है। ठीक है।
इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन का दर्जा दिया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के स्थल क्या हैं? प्रकाश संश्लेषण के स्थल हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के रासायनिक संगठन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्रोटीन है 40 से 50%, फास्फोलिपिड होती है इसमें 25 से 30%, क्लोरोफिल होता है 5 से 10%। इसके अलावा कैरोटीनॉइड होते हैं ज़ैंथोफिल और कैरोटीन, जिसमें 75% ज़ैंथोफिल, 25% होती हैं कैरोटीन। दोनों मिलाकर बाकी सब जो संगठक पदार्थ हैं उसके मुकाबले 1 से 2% तक कैरोटीनॉइड के रूप में ये दोनों पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें डीएनए, एंजाइम पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिसमें फेरस, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम और जिंक पाए जाते हैं, ये कि अंश मात्र होते हैं। क्विनोन पाया जाता है, फास्फोडाइडिल पाई जाती हैं, ग्लिसरॉल पाया जाता है, फास्फोलिपिड पाई जाती है। और एंजाइमों की बात की जाए तो डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के डीएनए में पुनरावृत्ति पाई जाती है, साथ ही साथ इसका डीएनए प्रोटीन का निर्माण करने में सक्षम होता है और इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस यानी अर्ध स्वायत्त अंग की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, क्लोरोप्लास्ट की अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।